ब्रिटिश काल में संपूर्ण भारतवर्ष में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आदिवासियों के अनेक विद्रोह हुए। इसके कई कारण रहे। एक तो औपनिवेशिक प्रशासन ने उनका एकांत समाप्त कर दिया और दूसरा उन्हें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एवं शोषण की परिधि में लाकर खड़ा कर दिया। आदिवासी समुदाय की पारंपरिक ग्राम्य एवं भूमि व्यवस्था का विघटन लगभग सभी आदिवासी विद्रोहों का एक सामान्य मूल कारण रहा। निजी संपत्ति से संबंधित अंग्रेजों की कानूनी अवधारणा ने खूंद कट्टी जैसी भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की आदिवासियों की पारंपरिक प्रथा को एक झटके में नष्ट कर दिया। आदिवासियों ने इसका प्रत्युत्तर हिंसक विद्रोहों के रूप में दिया। पर कभी कभी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके विरोध ने धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का रूप भी लिया। ऐसे आंदोलन जिन्हें एडवर्ड जे, स्टीफन फुक्स आदि ने मूवमेंट ऑफ रिवाइटलाइजेशन कहा है, इनमें मिलेनियरिज्म अथवा भावी स्वर्ण युग की एक प्रबल संकल्पना के साथ साथ ब्रिटिश विरोध के तत्व भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। आदिवासियों के विद्रोह का विश्लेषण करते हुए कुमार सुरेश सिंह कहते हैं, The tribals revolted more often and far more violently than any other community, including peasants in India. आदिवासी विद्रोह के सैद्धांतिक पक्ष पर मैं बाद में कभी किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों से संबंधित मैं वैसे तथ्यों का उल्लेख करूंगा जिन्हें आधार बनाकर सिविल सेवा एवं यूजीसी की नेट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम मैं महान आदिवासी नेता तिलका मांझी का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने 1771 से 1784 ईस्वी तक भारत के प्रथम सशस्त्र आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया, जो 1770 में बंगाल के भीषण अकाल का परिणाम था। तिलका मांझी संथाल थे अथवा पहाड़िया, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान उन्हें संथाल मानते हैं, जबकि अन्य ने उन्हें पहाड़िया माना है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल में पहाड़िया आदिवासियों को ही आदि विद्रोही होने का श्रेय दिया जाता है। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध का एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह कोल विद्रोह था। छोटा नागपुर का यह विद्रोह 1831-1833 में कोल आदिवासियों द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व बुधु भगत, जोआ भगत एवं मदरा महतो ने किया। लगभग इसी समय अर्थात 1832-33 में तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले के धालभूम और जंगल महाल क्षेत्र के आदिवासियों ने भी विद्रोह किया, जिसे भूमिज विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा है। 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व 1855-56 में संथाल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। इसे संथाल हूल
अथवा संथाल विद्रोह कहते हैं। भागलपुर एवं राजमहल के मध्य का क्षेत्र, जिसे ब्रिटिश काल में दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था, वहाँ निवास करने वाले संथालों ने सीदो एवं कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण विद्रोह किया। सूदखोर अथवा महाजन, जिन्हें आदिवासी क्षेत्र में दिकू कहा जाता था, औपनिवेशिक शासन के अन्य उपकरणों की तरह वे विद्रोहियों के मुख्य निशाने पर थे। 1870 एवं 1880 के दशकों में संथालों ने एक धर्म सुधार आंदोलन की आधारशिला रखी। इसे खेरवार एवं सफा होड़ आंदोलन जैसे नामों से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ एवं दुबिया गोसाई आदि नेताओं ने किया। छोटा नागपुर में 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ, जिसे उलगुलान कहते हैं। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ, जिसने आदिवासियों के खूंत कट्टी अधिकारों को मान्यता प्रदान की एवं बेट बेगारी अथवा फोर्स्ड लेबर पर प्रतिबंध लगा दिया। बिरसा मुंडा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन पर उनके वैष्णव गुरु आनंद पाण का गहरा प्रभाव था। यहां मैं सरदारी लड़ाई अथवा सरदारी आंदोलन का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बिरसा आंदोलन की पूर्व पीठिका तैयार की। सरदारी लड़ाई मुंडा सरदारों का आंदोलन था, जिसने छोटा नागपुर में मैदानी इलाकों से जा बसे बाहरी तत्वों जैसे जमींदारों, ठेकेदारों, महाजनों आदि का कोर्ट या न्यायालय में अर्जी पिटीशन के माध्यम से विधिक तरीके से विरोध किया। सरदारी आंदोलन एवं बिरसा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि एक ओर जहां मुंडा सरदार छोटा नागपुर में ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष स्थापना चाहते थे, उनका विरोध जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों से था, वहीं दूसरी ओर बिरसा आंदोलन ब्रिटिश शासन का उसके संपूर्ण उपकरणों सहित पूर्णतः विरोधी था और इसीलिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन एवं उसके सभी प्रतीकों एवं उपकरणों को अपने सशस्त्र विद्रोह का निशाना बनाया। बीसवीं सदी के प्रारंभ में छोटा नागपुर में उरांव आदिवासियों का एक आंदोलन हुआ, ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत नामक एक नवयुवक के रूप के द्वारा किया गया। यह आंदोलन एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, पर कालांतर में इस पर गांधी की विचारधारा का गहन प्रभाव पड़ा और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के साथ संयुक्त हो गया। पूर्वी भारत के विद्रोहों में खोंड जनजाति का विद्रोह उल्लेखनीय है, जिसने 1846 एवं 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण विद्रोह किया। इसका नेतृत्व चक्र बिसोई द्वारा किया गया। कालांतर में इसका नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेन ने किया। आसाम का प्रदेश आदिवासी विद्रोह के लिए ख्यात रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध वहां के आदिवासी विद्रोहों में खासी विद्रोह एवं कच्छ नाग विद्रोह
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खासी विद्रोह असम की सीमा पर अवस्थित पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले खासी आदिवासियों द्वारा 1829 में किया गया, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। कच्छ नाग विद्रोह असम के कच्छ प्रदेश में निवास करने वाले कच्छ नागों के द्वारा 1882 में हुआ। इसका नेतृत्व शंभुदान ने किया, जिसने दावा किया था कि उसकी जादुई शक्ति के कारण उसके अनुयायियों पर बंदूकों एवं गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1917-1919 में मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध थाडो कुकी के इस प्रथम विद्रोह का नेतृत्व खोतिनतांग सितलहो ने किया। मध्य भारत के आदिवासी विद्रोहों में मैं बस्तर विद्रोह का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित बस्तर की देशी रियासत की राजधानी जगदलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। इसे भूमकाल, अर्थक्वेक एवं जगदलपुर विद्रोह भी कहते हैं। बस्तर विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधर नामक एक आदिवासी नेता ने किया। पश्चिमी भारत के आदिवासी विद्रोहों में मैं सर्वप्रथम रामोसी विद्रोह का उल्लेख करना चाहूंगा। रामोसी नामक आदिवासी पश्चिमी घाट में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में सतारा, महाराष्ट्र में रामोसियों ने एक बड़ा विद्रोह किया। औपनिवेशिक काल में रामोसियों को संगठित करने में वासुदेव बलवंत फडके की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। वासुदेव बलवंत फडके को फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन, भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1879 में रामोसियों को संगठित किया और महाराष्ट्र के कई स्थानों में संचार लाइनों को अवरुद्ध कर अंग्रेजों से मुक्ति हेतु एक सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया। 1868 में गुजरात के वनों में निवास करने वाले नायकदा आदिवासियों का विद्रोह हुआ। नायकदा आदिवासियों ने रूप सिंह एवं जोइरा भगत के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के स्थान पर धर्मराज की स्थापना करना था। राजस्थान में भील आदिवासियों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया, किंतु 1913 में इस आंदोलन का स्वरूप परिवर्तित हो गया और एक भील राज की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य बन गया। 1921-22 में भीलों ने एक बार पुनः मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विद्रोह किया। भीलों के इस विद्रोह को एक ही आंदोलन कहा जाता है, जिसे जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः भीलों ने कई बार विद्रोह किए। इसके पूर्व 1818 में भी महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी भाग खानदेश में सेवाराम के नेतृत्व में एक बड़ा भील विद्रोह हुआ था। अंत में मैं दक्षिण भारत के कुछ आदिवासी विद्रोहों का उल्लेख कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। दक्षिण भारत के आदिवासी विद्रोहों में सर्वप्रथम 1879 का रंपा विद्रोह उल्लेखनीय है। यह विद्रोह तटीय आंध्र प्रदेश में अवस्थित रंपा प्रदेश में हुआ, इसीलिए इसे रंपा विद्रोह कहते हैं। यह विद्रोह पहाड़ों पर निवास करने वाले कोया एवं कोंडा डोरा आदिवासियों द्वारा किया गया।
1879 के इस रंपा विद्रोह को 1922-24 के रंपा विद्रोह से अलग करने के लिए प्रथम रंपा विद्रोह भी कहते हैं। वस्तुतः रंपा प्रदेश लगातार आदिवासी विद्रोहों का केंद्र बना रहा। 1886 में राजन अनंतैया के नेतृत्व में रंपा प्रदेश में पुनः एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में विद्रोहियों ने स्वयं का परिचय राम दंडू अथवा राम की सेना के रूप में दिया। 1900 ईस्वी में एक कोंडा डोरा आदिवासी कोर्रा मल्लया ने दावा किया कि उसे दैवी प्रेरणा प्राप्त हुई है। उसने कहा कि वह 5 पांडव भाइयों में से एक का अवतार है और उसका अबोध शिशु साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। उसने अपने अनुयायियों से वादा किया कि वह अंग्रेजों को भगा देगा और स्वयं अपना शासन स्थापित करेगा। रंपा प्रदेश में एक बार पुनः 1922 में कोया आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। 1922 में प्रारंभ यह विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है, 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। रंपा विद्रोह के अतिरिक्त 1921-1922 में आंध्र प्रदेश की नल्ला माला पहाड़ियों में अवस्थित कडप्पा नामक स्थान में एक सशस्त्र वन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। चेंचू आदिवासियों द्वारा आयोजित इस सत्याग्रह का नेतृत्व के हनुमंथु ने किया। वस्तुतः ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही वनों पर आदिवासियों का अधिकार धीरे धीरे कम होता गया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासक वनों पर आदिवासियों की स्वायत्तता को स्वीकार करते थे, परंतु 1876 ईस्वी में वनों के संरक्षण के लिए जब वन अधिनियम बना, तब से वनों के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। आदिवासियों ने इसका खुलकर विरोध किया। इसलिए आश्चर्य नहीं कि 1876 ईस्वी के बाद आदिवासियों के जितने भी विद्रोह एवं आंदोलन हुए, उनमें आदिवासियों के पारंपरिक एवं कस्टमरी विलेज एंड लैंड सिस्टम के डिसरप्शन के साथ ही वनों पर आदिवासियों के अधिकार का मुद्दा सबसे मुखर रहा। थैंक यू वेरी मच।